Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करना है। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था और स्पेक्ट्रम का जो अभी तक हमारे यानी सामने सेंस आया है जब से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है, तो स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ऐसे ग्राफ को कहा जाता है जो किसी भी चीज़ की एक्टिविटी को शो कर रहा होता है। तो यहाँ अगर आप देखें एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बता रहा होता है कि किस पिगमेंट ने किस वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब किया है। अब और हमने ये बात बहुत दफ़ा डिस्कस की है कि हमेशा वही लाइट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है जो एब्जॉर्ब हो, वही लाइट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। इस बात को हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है अपने इन टॉपिक्स में कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है? एक लाइट एब्जॉर्ब हो गई, अब उसके अंदर कितनी सलाहियत है कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चला सके। जिस तरह जब भी पिगमेंट की बात आती है वो पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ को डिफरेंट अंदाज में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जैसे हमने बात की क्लोरोफिल आमतौर पे ब्लू और रेड पार्ट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जब हम कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं तो वायलेट ब्लू रेन को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब एब्जॉर्प्शन हो गई फिर आगे भी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चलाने की सलाहियत है वो भी डिफरेंट वेवलेंथ में डिफरेंट है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम अपना मेडिकल कॉलेज का एक क्राइटेरिया हमारा बना हुआ है कि इतने परसेंट एफएससी होनी चाहिए, इतने परसेंट इंटी टेस्ट में नंबर होने चाहिए। अगर एक स्टूडेंट पहले तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हर स्टूडेंट की एक डिफरेंट एबिलिटी है। कोई किसी अंदाज में तैयारी करता है, कोई किसी अंदाज में तैयारी करता है, कोई किसी अंदाज में तैयारी करता है। फिर जब एडमिशन हो जाता है स्टूडेंट का, अब जो स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं, अब लाजमी नहीं है कि वो सारे एक ही जैसे डॉक्टर बनेंगे, बल्कि हर एक के अंदर डिफरेंट सलाहियतें होंगी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करेंगे, जिससे उनके जो आप कह सकते हैं डॉक्टर बनने की सलाहियत है वो डिफरेंट अंदाज में नज़र आई। कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, कुछ नॉर्मल डॉक्टर बनेंगे, कुछ हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर बन जाए। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि जब चीज़ एब्जॉर्ब होके आ गई, जो लाइट एब्जॉर्ब होके आ गई, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब वो लाइट सारी एक ही जितनी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगी, नहीं, उनमें भी फ़र्क है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली बता रहा होता है कि इस लाइट ने इतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि एक लाइट जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में आमतौर पे हम डिफरेंट लाइट्स को देखते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चलाने के लिए कितनी इफेक्टिव है। तो यहाँ दो स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन होगी। वो लाइट जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो उनके बारे में तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सही तरह चला ही नहीं सकती, और जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो भी आगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चलाने में डिफरेंट है। तो ये दो स्टेप है, पहले एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन में भी डिफरेंट है, फिर एक्शन में भी डिफरेंट है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ऐसे ग्राफ को कहा जाता है जो ये शो कर रहा होता है रिलेटिव इफेक्टिवनेस के एक हमारे पास जो डिफरेंट वेवलेंथ है वो कितनी ज़्यादा मौसर है। यानी लाइट की जो डिफरेंट वेवलेंथ है, जैसे वायलेट है, इंडिगो है, उसके बाद आप कैसे ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है इन ड्राइविंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो वो ग्राफ जो ये शो कर रहा है कि कौन सी लाइट कितने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाएगी, वो एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाती है। उसके बाद जिससे एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है, इसी तरह एक्शन भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट वेवलेंथ नॉट ओनली डिफरेंटली एब्जॉर्ब, जो मुख्तलिफ किस्म की जो लाइट है। अच्छा, वेवलेंथ का वर्ड जब भी आए तो आपने यहाँ डिफरेंट टाइप्स की लाइट कंसिडर करनी है, जो विजिबल लाइट का पार्शन। तो डिफरेंट वेवलेंथ नॉट ओनली डिफरेंटली एब्जॉर्ब, वो सिर्फ मुख्तलिफ तरीके से सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं होती बट ऑल्सो डिफरेंटली इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के इफेक्ट को शो करने के लिए वो अपने एक्शन में डिफरेंट होती है। सबसे पहले
ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, जिस साइंटिस्ट ने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया उसका नाम था TW एंजनबैक, जर्मन बायोलॉजिस्ट 1883। तो ये जो फिगर है ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, नाम भी इम्पॉर्टेंट है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जर्मन बायोलॉजिस्ट TW एंजलमैन ने सिंथेसाइज किया 1883 के अंदर। अच्छा, इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म उसने इस्तेमाल किया वो ग्रीन एल्गा स्पायरोजायरा, और ये फिलामेंटोस ऑर्गेनिज्म है, फिलामेंटोस ऑर्गेनिज्म है। फिलामेंटोस से क्या है, फिलामेंट की तरह, एक धागे की तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि इस स्पायरोजायरा की सरफेस पर एक ऐसी लाइट जिसको प्रिज्म से गुजारा हो, और प्रिज्म से गुजारने के बाद आपको पता है कि वो लाइट 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो जो 7 पार्ट्स है उसने इस फिलामेंट के ऊपर पुट किए। यानी पहला इसका स्टेप क्या था, उसने सनलाइट को, जो आमतौर पे वाइट लाइट होती है, उसको प्रिज्म से गुजारा, और प्रिज्म से गुजारने के बाद वो 7 पार्ट्स के अंदर क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई। अब इस फिलामेंट्स के डिफरेंट पोर्शन पे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एग्जर्ट हो रही है, एक्सपोज डिफरेंट वेवलेंथ के सामने ये फिलामेंट हो रहा है। अब उसने ये चेक किया कि किस पोर्शन के अंदर कितनी फोटोसिंथेसिस हुई, ताकि वो उन लाइट्स की इफेक्टिवनेस को बता सके। अब उसको कैसे पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस को किस पोर्शन में ज़्यादा हुई। बेसिकली जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो दो गैसेस जो हमें बता रही होती हैं कि कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होती है। तो जब भी हम एक्शन स्पेक्ट्रम को बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, किसी भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाइट्स पुट करते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं, देन एस्टिमेटिंग रिलेटिव CO2 कंजप्शन, कि कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई और कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, या दूसरे सेंस में आप ये भी कह सकते हैं अगर ऑक्सीजन का रिलीज ज़्यादा हो रहा है तो इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। तो उसने ये चेक करने के लिए कि किस लाइट ने कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवाई है, उसने क्या किया, इस लाइट के ऊपर, इस फिलामेंट के ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया। जब वो एरोबिक बैक्टीरिया, जब नाम से जाहिर है एरोबिक बैक्टीरिया, जब इसके पास आएंगे फिलामेंट के पास, और एरोबिक बैक्टीरिया आपको पता है कि ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया। तो यहां से आपने एक बात समझनी है कि चूंकि ऑक्सीजन लविंग है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी वहां से ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी, और जहां ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी वहां एरोबिक बैक्टीरिया भी ज्यादा मौजूद होंगे। तो जब उसने ऑब्जर्व किया, एरोबिक बैक्टीरिया को इस फिलामेंट के इर्द गिर्द छोड़ दिया, तो उसने देखा कि जो वायलेट रीजन है उसमें मॉडरेट ये सारी एक्युमुलेशन हुई है एरोबिक बैक्टीरिया, इंडिगो रीजन में भी मॉडरेट एक्युमुलेशन हुई है, लेकिन ब्लू रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्युमुलेशन हुई है, ब्लू रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्युमुलेशन हुई। उसके बाद ग्रीन रीजन में ना होने के बराबर, येलो रीजन में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, ऑरेंज में मीडियोकर, ये सारी उसकी ऑब्जर्वेशन थी, और रेड रीजन में ज़्यादा, ये रेड रीजन में ज़्यादा। यानी ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस हुई है वो ब्लू और रेड रीजन में हुई है। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। तो उसने इस तरह का ग्राफ ड्रा किया और इस ग्राफ को उसने कहा ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये बता रहा है कि किस लाइट ने कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की। तो इसमें अगर इस ऑब्जर्वेशन की बिहाफ पे उसने जो ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ क्या शो करता था, ब्लू और रेड पार्ट आर वेरी इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चलाने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं।
तो अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ें तो सबसे पहले उसने एल्यूमिनेट किया। एल्यूमिनेट के किसी चीज़ पर लाइट का डालना ये एल्यूमिनेशन कहलाता है। तो ही एल्यूमिनेटेड फिलामेंट ऑफ स्पायरोजायरा, उसने स्पायरोजायरा का जो फिलामेंट है उसके ऊपर लाइट पुट की विद लाइट, और वो लाइट पुट की दैट हैज बीन पास थ्रू अ प्रिज्म, जो प्रिज्म से गुजारी गई थी। एरोबिक बैक्टीरिया मूव टुवर्ड द पोर्शन ऑफ एल्गल फिलामेंट एमिटिंग मोस्ट ऑक्सीजन। एरोबिक बैक्टीरिया उस रीजन की तरफ ज्यादा मूव करेंगे जो ज्यादा ऑक्सीजन बना रहा है। जैसे बैक्टीरियल सेल मोस्टली मूव टुवर्ड द ब्लू एंड रेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो ब्लू और रेड पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम की तरफ वो ज्यादा गए। तो इससे पता चला कि ब्लू और जो रेड रीजन है इट इज वेरी इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। तो इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली अगर हम ड्रा करना चाहें तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू इस पोर्शन के अंदर ज़्यादा है, फिर ग्रीन पोर्शन के अंदर कम है, और येलो और ऑरेंज और रेड के अंदर फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो ये रफली हमने ग्राफ ड्रा किया। इसकी एक्सप्लेनेशन हम अगले लेक्चर में भी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रीन और येलो में ग्राफ नीचे आ जाता है, ऑरेंज और रेड में ग्राफ रेड में ऊपर है और ब्लू रीजन में ऊपर है। तो रेड और ब्लू रीजन ऐसे हैं जहां पीक बनती है, ऑरेंज रेड रीजन में इसकी ये पीक बन रही होती है। अच्छा, एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, CO2 कंजप्शन स्पेक्ट्रम। ये दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है बाज़ दफ़ा। जब भी CO2 कंजप्शन स्पेक्ट्रम की बात आती है उसका दूसरा नाम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम ही है। वो क्या कहलाता है? एक्शन स्पेक्ट्रम। बेसिकली एक्शन स्पेक्ट्रम बता रहा होता है कि किस लाइट ने कितनी फोटोसिंथेसिस की है, और CO2 कंजप्शन भी बता रही होती है कि किस लाइट ने कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की है। तो अक्सर काफ़ी सारी जगह पे जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो बजाय वो एक्शन स्पेक्ट्रम के लिखने के वो क्या लिख देते हैं? CO2 कंजप्शन ग्राफ, CO2 कंजप्शन ग्राफ। तो इस टॉपिक से में जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसका ये एक्सपेरिमेंट और ये डेफिनेशन है। और बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि इस ग्राफ को ड्रा करें। तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अब इस टॉपिक को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। अगला टॉपिक जब भी आप लोग सुनेंगे या पढ़ेंगे उस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह तैयार होने चाहिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी और एक्शन स्पेक्ट्रम भी। अगर आपको तैयार है तो अगला टॉपिक समझ में आएगा, अगर ये तैयार नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगले टॉपिक में हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम का कंपैरिजन डिस्कस करना है। अगर किसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नहीं पता, किसी को एक्शन स्पेक्ट्रम का नहीं पता, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा वो टॉपिक समझना। इस वजह से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगला जो लेक्चर आए तो उससे पहले आप लोगों ने इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।